नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता जो है स्वदेश प्रेम, उसको पढ़ रहे थे, जिसका तीसरा पैराग्राफ जो है, तीसरा पद्य जो है 8 लाइन की, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वाचन करेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे, फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे। और जो भी इस चैनल पे नया है वो पीएनएस परिवार से जुड़े, सब्सक्राइब करे, फिर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं। और क्लास 10th का जो भी इस परिवार से जुड़ेगा उसको क्लास 9 10th की हिंदी से कुछ अच्छा ही सीख के आगे बढ़ेगा और वो उसके जीवन में काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं, वाचन करते हैं। ठीक ना। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निश्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। बच्चों, यहां पर उठाकर कर लेना, एक ही मात्रा हो गई है। सागर निज छाती पर जिनके, जो हमारे अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, वो अपनी छाती मतलब उसके ऊपर ही चलता है ना ये अर्णवपोत समुद्री जहाज, उसकी बात की गई है। अगणित मतलब अनगिनत, ये लिख लो आप लोग कि अगणित मतलब अनगिनत और अर्णवपोत मतलब समुद्री जहाज। तो सागर के ऊपर ही चलता है ना समुद्री जहाज, तो उसकी छाती पर अगणित मतलब अनगिनत पोत चलते हैं और सागर लेके चलता है। लेकिन कैसे पहुंचाया करता था? प्रमुदित, प्रसन्नचित होकर, खुशी से। और भूमंडल के मतलब पूरे पृथ्वी के सकल तटों पर, सभी तटों पर। हमारे यहाँ ना जो समुद्री जहाज थे और हमारी जो जल सेना कहा जाए ना, ये बहुत ही उस समय भी 13वीं शताब्दी में भी भारतीय उपमहाद्वीप का वर्चस्व कायम था। और जो आपका गुजरात लोथल है ना, वहां पे पाया गया जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय, तो वहां पर पोतों की मरम्मत की सुविधा थी। तो इतना आगे थे हम उस समय। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समय। और आज तो आप लोग को पता ही है। तो उस समय कैसे प्रमुदित होकर खुशी मन से पहुंचाया करते थे भूमंडल के सकल तटों पर, सभी पर। मतलब हम कितने महान थे, आप लोग को ये गौरवपूर्ण झांकी जब भारत के अतीत की इतिहास उठाकर पढ़ोगे ना तो पता चलेगा बच्चों। और नदियां जिसकी यश धारा से, और हमारे देश में जितनी नदियां बहती है ना, वो पृथ्वी के बनने के साथ थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और आप लोग के लिए एक संदेश है कि नदियों को गंदा न करें। तो वो हमारे यश कीर्ति की धारा, यश की धारा की तरफ बहती हैं हमारे प्यारे भारतवर्ष में। अब भी निशिवासर, निश मतलब रात, वासर मतलब दिन, मतलब आज भी रात दिन क्या होता है, बहती रहती हैं। और जितनी सभ्यता है ना वो नदियों के किनारे ही मिली है। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। जो भी सभ्यता है ना बच्चों, वो नदियों के किनारे ही, चाहे हड़प्पा सभ्यता, सारी सभ्यता आपको वहां, क्योंकि वहां पानी की आसानी से सुविधा रहती है। अगर जलीय जंतु, मछली, ये सब खाने के लिए भी मिल जाते हैं। अगर जानवर रखोगे तो पानी पिलाने के लिए भी हो जाएगा। तो लगभग जितनी सभ्यता पढ़ोगे इतिहास उठा के, तो वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? नदियों के किनारे। तो हमारे पूर्वज कैसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। हमारा जो भारतवर्ष है ना, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो वो भी तत्पर रहता है। वह अपनी छाती पर असंख्य जहाजों को उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के
एक कोने से दूसरे कोने पर समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यशोगान गाती रहती हैं। धन्य थे वे हमारे ऐसे पूर्वज जिनका समर्पण, उत्साह, शौर्य अद्भुत था। हम किसके वंशज हैं? हम महाराणा प्रताप के हैं, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। तो सबका यही है कि यदि हम उनका अनुसरण करेंगे, अपने पूर्वजों का, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा तो हम बहुत आगे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ हेडिंग डाल लो, फिर प्रसंग, व्याख्या। संदर्भ लिखो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। प्रसंग हेडिंग के अंतर्गत लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के अतीत की गरिमापूर्ण झांकी प्रस्तुत की गई है। व्याख्या के अंतर्गत आप लोग लिखेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे। स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाजों को उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर स्थित समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यशोगान गाती रहती हैं। धन्य थे वे हमारे ऐसे पूर्वज जिनका समर्पण, उत्साह और शौर्य अद्भुत था। कवि को विश्वास है कि उनके चरण चिन्ह आज भी हमारी नदियों और समुद्रों के तटों पर मिल जाएंगे। तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे तो उनका मार्गदर्शन आपको अवश्य मिलता रहेगा। और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिख लीजिए आप लोग। भाषा सरल है, सुबोध है, साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली कैसी है? भावात्मक है, रसवीर है। छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। गुण ओज है। अलंकार कैसा है? अनुप्रास, उपमा तथा रूपक है। ठीक है बच्चों, हमारी अगली पंक्तियां क्या कहती हैं कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। देखो बच्चों, विषुवत रेखा का वासी कौन है? जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा है ना, वह कल्पित रेखा जो पृथ्वी के तल से मानचित्र पर ठीक बीचों बीच में जाती है, गणना के लिए बनाई गई है, पूरब से पश्चिम। तो मैंने क्लास 9-10th में ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाई है और आप लोग को पता है विषुवत रेखा, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से एक एक बच्चों को याद करवाई थी और बहुत अच्छे से बच्चों को याद भी था। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है? तो कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा ये सब क्या होती है, ठीक ना? कहाँ से गुजरती है, किस किस कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से और किन किन राज्यों से होती हुई जाती है, ठीक ना बच्चों? और क्या है कि पूर्व से पश्चिम, तो ये तो आप लोग ही बताओगे कि मैं बताई हूं आप लोग को कि मानचित्र में उत्तर और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्या होता है। वासी, अब वासी लिख लो तुम लोग। वासी मतलब निवासी, ठीक है ना? और वासी मतलब निवासी हो गया। अनुराग मतलब प्रेम। अलौकिक मतलब क्या होता है? दिव्य या लोक से परे, स्वर्ग लोक की बात हुई है। और ध्रुववासी यानी ध्रुव प्रदेश के पास रहने वाले। और तम मतलब अंधकार। ठीक है बच्चों, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे। विषुवत रेखा का वासी, जो विषुवत रेखा के आसपास रहते हैं ना, वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है। वो असहनीय गर्मी पड़ने के कारण ना क्या करते हैं, वो हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। आप दक्षिण अफ्रीका का देखेंगे ना, वहां के लोग काले भी होते हैं ज्यादा गर्मी की वजह से, और बहुत ही कठिन रहता है वहां पे काम करना, जो कि वहां पे हीरा ये सब चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन कार्य क्षमता वहां पर कम है, फिर भी हाफ कर जी लेते हैं। और उनका अनुराग जो रहता है अलौकिक रहता है अपनी मातृभूमि के लिए। अपनी मातृभूमि के लिए क्या रहता है? अलौकिक प्रेम रहता है। उसके
लगाव के ये नहीं है कि मतलब वहां को छोड़ के भाग चले, लगाव के कारण वो अपनी मातृभूमि को छोड़ के वहां से नहीं जाता है, भीषण गर्मी सहता है, वह भी अपनी मातृभूमि पर। मातृभूमि के लिए उसका प्यार अलौकिक है, प्रेम अलौकिक है। और ध्रुववासी, ध्रुव के पास जो रहता है ना, वो हिम में, हिम यानी किसमें, बर्फ में, तम में, अंधकार में जी लेता है और कांप कांप कर रह लेता है, इग्लू जैसा घर बनाना पड़ता है वहां पर, फिर भी वह अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। और अपनी जो हिमवासी हैं, ध्रुववासी हैं, विषुवत रेखावासी हैं, वो अपने मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो हम भारतवासी तो दिव्य लोक, दिव्य देश में रहते हैं, हमको तो अपने देश के प्रति प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पर ना कवि कह रहे हैं कि जो भूमध्य रेखा का निवासी है, जहां पर असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर जीता है, जीवन व्यतीत करता लेकिन उस स्थान से लगाव के कारण वहां की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता है, कष्ट उठाता है और अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। और जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का है, जहां सदा बर्फ जमी रहती है और इसके कारण सर्दी पड़ती है, वहां पर भयंकर ठंड से कांप कांप कर वह अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, किंतु ठंड से घबरा कर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता, उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार होता है। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। प्रसंग क्या है कि कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता। और व्याख्या क्या है कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर देना, अब सही है, थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। भूमध्य रेखा का निवासी है, अब आप लोग को सही दिख रहा होगा, डिस्टर्ब के लिए क्षमा चाहती हूँ, ठीक है। जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहां असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहां की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता। वह कष्ट उठाता हुआ भी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहां सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहां पर भयंकर ठंड से कांप कांप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, किंतु ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और उसकी रक्षा के लिए वह भी अपने प्राण निछावर कर देता है। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि क्या है? भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली कैसी है? भावात्मक है, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश, रस वीर है, छंद मात्रिक है, शब्द शक्ति व्यंजना है। यहाँ पर ना कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव मात्र को मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है। आपका घर जहां पे भी है ना, वहां से आपको बहुत प्रेम हो जाएगा। और कवि ने इन पंक्तियों से स्वदेश प्रेम की प्रेरणा दी है, ठीक है। और जो यहाँ पर अनुराग अलौकिक है ना, यहाँ पे अनुप्रास है, और हिम में तम में तो म है तो अनुप्रास ही है, ठीक ना। अब पुनरुक्ति प्रकाश क्यों है? क्योंकि हाफ हाफ कांप कांप, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है, ठीक है बच्चों। अब चलो अगली पंक्तियां देखते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की, आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे
उसको हे वीरों के वंशज। अब यहाँ पर देखो क्या पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जो तुम तो हे प्रिय बंधु, तुम कौन हो? भारतवासी, हमारे प्यारे भारतवासी के बारे में बात हो रही है कि तुम तो प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभयों, मतलब कैसे हो तुम कि सारे वैभव तुम्हारे पास है, सकल सभी वैभव तुम्हारे पास है। और धरा शिरोमणि मातृभूमि में, तुम कैसी धरा पे हो? शिरोमणि, जो विश्व में सबसे अलग है, ठीक है। शिरोमणि मतलब लिख लो तुम लोग कि पृथ्वी पर सबसे अच्छी व सर्वश्रेष्ठ, ऐसी धरा पर रहते हो कि जो वो पृथ्वी जो सबसे अच्छी है और सर्वश्रेष्ठ है, ठीक ना। और मात्र धन्य हुए हो जीवन पाकर, और तुम जीवन पाकर धन्य हुए हो, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर। हम किसका अन्न जल ग्रहण करते हैं? इस पृथ्वी से ही ना हमको मिलती है, इस धरा से ही मिलती है, धरा पृथ्वी। और बड़े हुए और किसकी रज में लोट लोट कर, रज मतलब धूल, पृथ्वी की धूल पे ही ना, पृथ्वी माँ है हमारी, उनकी गोद में सब बच्चे, लगभग सब बच्चे ऐसे होंगे जो मिट्टी खाए होंगे, मिट्टी में बकैया चलते हैं ना, तो उनकी रज में ही चलते हैं। तन रहते कैसे, मतलब जीते जी कैसे तज दोगे, त्याग दोगे उसको, हे वीरों के वंशज। हम वीरों के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, तो हम कैसे तन रहते ही तज देंगे, त्याग देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ऋण है, देखो मातृ ऋण, पितृ ऋण, और सबसे बड़ा जो ऋण होता है ये आपका, जो जिस पृथ्वी पर, जिस धरा पर आप पैदा हुए हैं उसका ऋण, वो भी आपको चुकाना ही पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि क्या कहते हैं कि भारतवासियों से कहते हैं, हम सारे लोग से क्या कहते हैं कि विषुवत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं, तो आपको अपनी भारत भूमि से तो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त, समस्त वैभवों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्य का फल होता है। तुम धन्य हो कि जो तुमने यहाँ जन्म पाया, यहाँ का अन्न खाया, पानी पिया और इसकी धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए। तब शरीर के रहते हुए वीरों के वंशज तुम इसको कैसे त्याग दोगे, अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, आपका, हमारा सबका, ठीक है। और इसमें ना बच्चों अलंकार है स्वर्ग सी सुखद, सी आ गया ना, स्वर्ग सी सुखद, स्वर्ग सी, आप लोग में उपमा अलंकार है इसलिए मैं इसको बता दे रही। देखो सा सी से आए तो उपमा अलंकार, और आपका इसमें अनुप्रास भी है। यही बातें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे, ठीक है। अब संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। आप प्रसंग डाल लीजिए कि इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। अब व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि भारतवासियों से कहते हैं कि विषुवत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं, तो आपको अपनी भारत भूमि से तो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त, समस्त वैभवों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े
पुण्य का फल होता है। तुम धन्य हो कि जो तुमने यहाँ जन्म पाया और यहाँ का अन्न खाकर पानी पीकर इसी की धूल मिट्टी में खेल कर बड़े हुए हो। तब शरीर के रहते हुए हे वीरों के वंशज, तुम इसको कैसे त्याग दोगे? अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। भाषा लिख लीजिए। प्रवाहमयी खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रस वीर है तो गुण ओज रहेगा ही, शब्द शक्ति व्यंजना है, छंद मात्रिक है, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास है। ठीक ना, सासी से आया है जहां पे तो उपमा है और अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।